ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। ए खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे कि खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। आज दिनांक है 24 जून, दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। तो दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत मैं करता हूं अपडेट से, और अपडेट के बाद मैं आपको कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ कविताएं और कुछ नई नई बातें बताऊंगा। तो आज का अपडेट है, अभी तक 4,51,510 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं, जिसमें कि 24 घंटे में 11,048 नए केसेस आए हैं। 1,81,546 एक्टिव केसेस हैं और 2,55,710 पेशेंट्स ने रिकवर किया है, यानी कि जो रिकवरी परसेंटेज है वो करीब 60% के करीब है। और अब तक 14,202 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें कि 187 लोगों की मृत्यु आज हुई है। तो दोस्तों ये था अपडेट, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं देश विदेश में क्या हो रहा है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि H1B वीजा वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। H1B वीजा होता है जिसमें कि लोग बाहर से काम करने के लिए आ सकते हैं। तो ये वीजा कुछ समय के लिए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सस्पेंड किया गया है, लेकिन इसका विरोध किया है गूगल और एप्पल ने। उनका कहना है, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के हेड हैं और टिम कुक जो कि एप्पल के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये ऐसा होता है तो इससे हमारी इंडस्ट्री पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्रीज में बाहर के लोग काफी यूएस में काम करने आते हैं। उसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब ने भी घोषणा की है कि हज यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी, क्योंकि सऊदी अरबिया में खुद करीब 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। तो इस बार हज यात्रियों के लिए भी मुसीबत रहेगी, वो सऊदी अरब हज यात्रा को नहीं जा पाएंगे। साथ में दोस्तों मुंबई से एक खबर है कि मलाड में करीब 70 पेशेंट्स जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव थे वो मिसिंग हैं। मिसिंग मतलब ये नहीं है कि अस्पताल से गायब हो गए हैं, लेकिन जब उन्हें ट्रेस किया जा रहा है तो उनका पता नहीं लग पा रहा है। हो सकता है कि वो अपने गांव चले गए हों या उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया हो। तो दोस्तों अब एक खबर है बाबा रामदेव की, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने एक दवाई बनाई है जिसका नाम है कोरोनिल, यानी कि कोरोना वायरस से ही मिला जुला नाम है कोरोनिल, और जो उन्होंने आज लॉन्च भी किया था। लेकिन लॉन्च करने के एकदम बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसे परमिशन होती है, जो कि एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने कहा कि ये लीगली अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि उन्होंने आयुष से परमिशन नहीं लिया है। इसलिए उन्हें एक बार दोबारा से जांच करानी पड़ेगी, उनकी सर्टिफिकेशन क्या है और व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ द स्टडी, उन्होंने कहां से किया है ये अभी तक नहीं पता चला है। इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री ने उस पर तुरंत रोक लगा दी, और साथ में ये भी कहा है कि आप इसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन जो रेगुलेटेड होती हैं अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट है 1954 के अनुसार, तो उन्हें अभी इसके लिए मार्केटिंग नहीं करनी है जब तक कि क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती है। तो दोस्तों ये थी खबर आपके अपना कोरोना वायरस के बारे में, जिसमें कुछ अच्छी खबरें थी और कुछ ऐसी खबरें थी जो कि सही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमें बताना होता है और हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। साथ में दोस्तों आयुष मिनिस्ट्री ने, क्योंकि उत्तराखंड में आता है हरिद्वार और जहाँ पे कि पतंजलि का हेड ऑफिस है, उनसे भी इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी है कि क्या उनके पास उन्होंने ज़रूरी लाइसेंस और प्रोडक्ट के अप्रूवल की डिटेल्स सबमिट की है या नहीं। तो दोस्तों ये था आपका अपना प्रिय आरजे आदि, जो आपको सुना रहा है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों सबसे बढ़िया दवा है हंसी, और सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, और सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। और आनंद की बात यह है कि उड़ने दो मिट्टी को, देखते हैं आखिर कहां तक उड़ेगी। उड़ने दो मिट्टी को, देखते हैं आखिर कहां तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो आखिर जमीन पर ही
गिरेगी। तो दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि एक बार फिर फ्रॉम मुंबई और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों, आपका जीवन सभी निशुल्क संपत्तियों से भरा रहे, ये हमारी दुआएं हैं। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है कि मुस्कुराहट किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। भारतीय सम्मान आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन को सफल बनाए रखने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में सहयोगी बनिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ भारत और चीन के संबंधों के बारे में और किस तरह से हम आत्मनिर्भर बनने की बातें करते हैं और कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कैट नाम की एक संस्था है जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उसके बारे में बताती है। और उन्होंने जून में 6 जून को एक बैन भी लगाया था जो भारत और चीन के साथ जो समझौता हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, और जिसके अनुसार भारत में काफ़ी सारा इंपोर्ट होता था चीन का, और हो रहा है, नहीं होता था नहीं बल्कि हो रहा है, जिसमें 5 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं और 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कैट ने कि प्रथम चरण में 3000 से अधिक वस्तुओं का चयन उन्होंने कर लिया है, जो कि भारत में भी बनती है, लेकिन सस्ते के इलाज में और सस्ते के लालच में अब भी हम चीन से इन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। दोस्तों, हमें मालूम है कि इस समय चीन हमारे देश पर काफ़ी हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज की जो युद्ध है वो हथियारों का युद्ध नहीं है, आज का जो युद्ध है वो आर्थिक युद्ध है। इस आर्थिक युद्ध में अगर हम जीत जाते हैं तो हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही एक मैसेज आपको पहले भी दिया था कि अगर हम चीन की चीज़ों का बहिष्कार करते हैं, कम से कम इस्तेमाल करते हैं, तो 5,25,000 करोड़ यानी कि $70 बिलियन अगर हम इंपोर्ट करते हैं सालाना, और अगर हम इसको बंद कर देते हैं, यानी कि कैट ने खुद कहा है कि 2021 तक अगर भारत चीन से जो सामान लेता है लगभग $13 बिलियन यानी 1,50,000 करोड़ के उत्पाद कम किए जा सकते हैं। अगर हम 5,25,000 करोड़ का आयात बंद कर देते हैं तो इससे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, आत्मनिर्भर भारत होंगे, लोकल इज वोकल होगा। और साथ में चाइना जो कि हमारे इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि उनका एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा मजबूत हो रहा है आर्थिक रूप से, हम उसे कमज़ोर कर सकते हैं। दोस्तों, कैट ने यह भी कहा था कि कुछ आइटम्स हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, जैसे कि खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर, हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट्स, किचन प्रोडक्ट्स, लगेज, हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, घड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े, स्टेशनरी, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स, दिवाली और होली का सामान और चश्मे आदि को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, पहले चरण में हम भारतीय इन वस्तुओं के सिर्फ भारतीय उत्पादों को ही खरीदें तो चीन पर हमारी आत्मनिर्भरता कम होगी। फिलहाल जिन वस्तुओं में टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है उसका बहिष्कार करना तुरंत सही नहीं होगा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी में भी चीन से आगे आना पड़ेगा। या तो हम उसका सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, अदरवाइज हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे आना पड़ेगा। लेकिन भारतीय मुख्यतः इन चीनी मोबाइल को जो कि अब कभी ना खरीदे, ये हमें शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी मोबाइल बनते हैं जैसे Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Huawei, OnePlus इंडिया, कूलपैड, Gionee, Jopo मोबाइल, ZTE मोबाइल और जो भी चीनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, शायद हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम सब एक है। अगर वो हमारी देश पर हमला करना चाहते हैं और हमें कमज़ोर करना चाहते हैं तो शायद आर्थिक रूप से हम भी चीन को कमज़ोर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे टिकटॉक, क्वाई, बिगो लाइव, अपलाइव, लाइक, वीबो, वीचैट, शेयर इट, ब्यूटी प्लस, न्यूज़ डॉग, वीवो वीडियो, पैरेलल स्पेस, CM ब्राउज़र और आदि आदि
काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इनके गैजेट्स हैं और जिसके थ्रू इन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन बनाई है, तो शायद हमें इनको भी बहिष्कार करना चाहिए और यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और अपने देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था चीन और भारत के बारे में और मेरे ख्याल से आपको गंभीरता से इसे सोचना चाहिए। यार सुनो, अब खताओं में मेरी पहचान रहने दो, फरिश्ते तुम बनो, मुझे फकत इंसान रहने दो। दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छी नींद, गहरी नींद, बिस्तर पर लेटने के पश्चात तुरंत ही नींद का आना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। जो लोग नींद के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी उनकी कम हो जाती है। इसलिए अच्छी नींद के लिए तनावपूर्ण जीवन शैली के स्थान पर तनाव रहित रहना, अनावश्यक चिंताओं से दूर रहना हमारी प्राथमिकता एवं अनवरत चेष्टा होनी चाहिए। हमारी शारीरिक व मानसिक दृढ़ता दोनों ही हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि पॉजिटिव थॉट्स का आदान प्रदान करें, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स उन लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं जिनकी मानसिक इम्यूनिटी कमजोर है। मुश्किल परिस्थितियों का सामना सकारात्मक रहकर ही किया जा सकता है। नकारात्मक से हम लड़ाई को जीतने से पहले ही हार जाते हैं। जीवन भले सादा हो, परंतु विचार व मनोबल सशस्त्र व दृढ़ होने ही चाहिए, तभी हम अपनी व अपनों की सुरक्षा कर पाएंगे। किसी का दिल जीतने के लिए खुद को ना बदलो, सच्चे रहो और तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम जैसे हो वैसा ही पसंद करेगा। कृष्णा ने भी सभी के लिए किसी ना किसी को चुन के रखा है, मगर याद रखें, अकेले आए हैं और अकेले जाना है। ये भी एक दुआ है खुदा से, ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। ऐ खुदा कुछ कर दे, ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे, जिससे कि मैं किसी का दिल ना दुखा सकूं। और दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं एक कविता, और कविता का शीर्षक जो है वो कुछ इस तरह से है जो शायद काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये एक शराबी के बारे में है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये शराब से नहीं बल्कि शराब से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो मुझे शराब से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत तो उन पलों से है जो शराब के बहाने में दोस्तों के साथ बिताता हूँ। शराब तो ख्वामा खा ही बदनाम है, नजर घुमाकर देख लो इस दुनिया में शक्कर से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर, तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर, जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं। कर दो तब्दील अदालतों को मैखानों में साहब, कर दो तब्दील अदालतों को मैखानों में साहब, सुना है नशे में कोई झूठ नहीं बोलता। बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा बदनाम हो गया, बर्फ का वो टुकड़ा जाम में क्या गिरा बदनाम हो गया, देता जब तक अपनी सफाई वो खुद शराब हो गया। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी भी सीख लो दोस्त, ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी भी सीख लो दोस्त, ऐब ना हो तो लोग महफिल में नहीं बुलाते। अभी तो सैनिटाइजर का जमाना है, वो भी शराब का ही भाई है, फर्क बस इतना है शराब अंदर से साफ करती है और सैनिटाइजर बाहर से। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि फ्रॉम आरडी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, और आपको सुना रहा है ये प्रोग्राम। और आपको अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द एक सेमिनार में आ रहा हूँ, वेबिनार में, जो कि टी सीरीज गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आयोजित किया है, और ये स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की तरफ से है, जिसका टॉपिक होगा कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फैशन एंड टेक्सटाइल, जो कि 27 जून शनिवार को 3 बजे से शुरू होगा। इसमें गुवाहाटी कैंपस, नोएडा कैंपस और जयपुर कैंपस के स्टूडेंट्स भाग लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस वेबिनार को जरूर सुनेंगे, जो आपका प्रिय आरजे आदि एंकरिंग करेगा। और दोस्तों, अब समय आ गया है एक कहानी का, जो मैं आपको हमेशा सुनाता हूं अपने कार्यक्रम को खत्म करने से पहले, समापन करने से पहले। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है
जो कि मैं आपको शुरुआत करता हूं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो जब से युद्ध से लौटा है ठीक से बात नहीं करता। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। सन्यासी ने जवाब दिया, लोग कहते हैं आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें, महिला ने विनती की। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी, महिला ने जवाब दिया। मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए, सन्यासी ने जवाब दिया। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी किनारे एक बाघ दिखाई दिया। अब बाघ उसे देखते ही बहुत जोर से दहाड़ा और महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला रोज कोशिश करती और रोज यही होता। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डरकर वापस चली आती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई। अब वो उसे देखकर सामान्य सा रहने लगा। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वो बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल लेकर आ गई हूं बाबा। बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली। अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, सन्यासी बोला। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में कर लिया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया है उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई और अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी से हम यही सीखते हैं कि प्रेम से यानी कि प्यार से आप किसी को भी जीत सकते हैं। फिर अपनों को जीतने में तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि फ्रॉम मुंबई और आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आपका अपना आरजे आदि अब आपसे यहीं पर विदा लेता है और कल आपसे फिर मुलाकात करता है एक नए किस्से के साथ, नए अपडेट के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता है और कहता है अलविदा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।